दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इस अध्याय में आप जानेंगे कि राजनीति किसे कहते हैं, यानी राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और हमें राजनीतिक सिद्धांत को क्यों पढ़ना चाहिए। साथ ही इसमें आप जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे उतारा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान का अध्याय 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये छात्र कह रहा है कि लीजिए एक और किताब याद कीजिए। तो यहाँ पर मैडम कहती हैं कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखिए यह कक्षा कुछ अलग होगी। जरा पन्ने पलटकर पृष्ठ 8 पर दिए गए बॉक्स में सुकरात के बारे में जानिए। दोस्तों सुकरात कौन था, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुकरात यूनान का सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति था और उसे दार्शनिक की संज्ञा दी जाती है। सुकरात ने चीज़ों को हूबहू नहीं माना, बल्कि उसने तर्कपूर्ण विचार दिए और उसके आधार पर उसने सत्य को ज्ञात करने का परीक्षण किया था। तो यहाँ पर बालिका कह रही है, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी हैं। तो लड़का कह रहा है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे वह तरीका अच्छा लगा जिसमें सुकरात औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये चीज़ें सुकरात कैसे किया था, सुकरात कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसी क्रम में जो आज का अध्याय है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इसके बारे में आइए विस्तार से पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, मनुष्य जो है ये दो मामलों में अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब यूनिक होता है और जिसके जैसा कोई दूसरा न हो। तो मनुष्य जो है ये दो मामलों में अद्वितीय होता है। पहली बात यह है कि उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। और दोस्तों आप जानते हैं कि भाषा का प्रयोग मनुष्य करता है, एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता होती है और अन्य प्राणियों से अलग हटकर मनुष्य अपने अंतर्मन के भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है अपने उन विचारों को साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थियरी की जो जड़ें हैं मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती हैं। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राजसत्ता की अपने नागरिकों की प्रति क्या जवाबदेही या देनदारी होती है और नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होती है। इन सब के बारे में दोस्तों जो है मनुष्य हमेशा से ये जानने का प्रयास करता है और राजनीतिक सिद्धांत जो है इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करता है। दोस्तों देखिए, आगे कहा भी गया है कि राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले जो सिद्धांत हैं हमारे, देखिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है और इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य अवधारणाएं जो होती हैं उनके बारे में भी व्याख्या करता है, उनके महत्व के बारे में जानता है और ये अतीत और वर्तमान के कुछ राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। और राजनीतिक सिद्धांत का जो दायरा है दोस्तों, इसमें कई चीज़ें शामिल हैं। विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन, सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर ये देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाएं जैसे सरकार और नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन यानी उनको और ठीक ढंग से जो है उनको व्यवस्थित किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य जो है ये नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कपूर्ण यानी तर्कसंगत ढंग से सोचने और समसामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का भी प्रशिक्षण देना है। और इस अध्याय में हम यही परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए।
तो सबसे पहले आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि राजनीति क्या है, यानी व्हाट इज पॉलिटिक्स। दोस्तों, आपने देखा होगा कि राजनीति के बारे में लोग अलग अलग राय रखते हैं। राजनीति के बारे में हर व्यक्ति की अपनी राय होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक विचारक हैं J.H. प्राइस। इनका कहना है कि वर्तमान दौर में हर व्यक्ति अपने आप को राजनीतिज्ञ या राजनीति में माहिर समझता है, चाहे उसने इस विषय का अध्ययन किया हो या नहीं। और आप हमेशा चर्चा में भी लोगों से ये कहते हुए सुनते हैं कि हमको भी राजनीति आती है, हमको मत सिखाओ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, राजनीति के बारे में अलग अलग राय लोगों की क्या है। पहली राय तो ये कि राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा जो राजनीतिक पदाधिकारी ये कहते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। तो एक जो राजनेता हैं, चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, राजनीतिक पदाधिकारी, वो राजनीति को जनसेवा कहते हैं। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेच से जोड़ते हैं और आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। और अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वायदे और बढ़े चढ़े दावे करते, विभिन्न तबकों से दोस्तों जोड़ तोड़ करते, या निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। और इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्र में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं, तो हम बरबस ही कह पाते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते, या सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते हुए, अथवा दफ्तर में जब हम किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बास की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम यही कहते हैं कि वो डर्टी पॉलिटिक्स यानी गंदी राजनीति कर रहा है। दोस्तों, स्वार्थ परकता के ऐसे धंधों से मोहभंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं और हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, या मैं राजनीति से दूर रहता हूं। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं हैं, बल्कि इससे लाभान्वित होने वाले और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को ही कोसते रहते हैं। तो आपने देख लिया राजनीति के मायने विभिन्न लोगों के लिए क्या क्या हैं, यानी इसका दायरा बहुत ही विस्तृत है और प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से राजनीति को जो है व्याख्यायित करने का प्रयास करता है। देखिए, सिनेमा के जो कलाकार होते हैं राजनीति की बुराई करते हैं। ये अलग बात है कि वे खेल में इसमें शामिल होते हैं, वैसे ही अपने इस खेल की ज़रूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। दूसरी चीज़, हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। और क्या ये प्रश्न उठता है कि क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए, या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए। तो देखिए, इसका प्रश्न हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देखिए दोस्तों, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। और हमें समझने की ज़रूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जो है जिंदा नहीं रह सकता है। एक राजनीतिक ढांचा, राजनीतिक संगठन, सामूहिक निर्णय, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विविध ज़रूरतों और हितों का ख्याल रखना जरूरी होता है। परिवार, जनजाति, आर्थिक संस्थाओं जैसी सामाजिक संस्थाएं लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए ही पनपी हैं। और ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजते रहने, एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती हैं। और इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, सरकारें कैसे बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं, यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं।
लेकिन राजनीति जो है सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती है। हमने पहले ही कहा है कि राजनीति का दायरा बहुत विस्तृत और व्यापक है। राजनीति केवल सरकार के क्रियाकलापों या कार्यकलापों तक सीमित नहीं होती है। दरअसल सरकारें जो भी करती हैं वह प्रासंगिक होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन के भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। देखिए, हम ये देखते हैं कि सरकार हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। ये नीतियां लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता करती हैं, लेकिन यदि एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार है, इससे लोगों के जीवन की सुरक्षा को भी संकट में डाल सकती है। और अगर सत्तारूढ़ सरकार जाति और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है, तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, हम अत्यंत जरूरी चीज़ें भी नहीं खरीद पाते, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते, स्कूल की समय सारणी प्रभावित हो जाती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता, हमें परीक्षा के लिए कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। और दूसरी ओर अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार नीतियां बनाती हैं, तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। तो इसका मूल तत्व ये है कि जो है दोस्तों, जो सरकारें होती हैं उनकी नीतियों का हमारे जनजीवन पर, हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक, सामाजिक, इन सभी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सरकार यदि अच्छी हो तो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए वो उन्नत प्रबंध करती है, व्यवस्था करती है। लेकिन भ्रष्ट और जो स्वार्थी सरकार होती है, उससे हमारा जीवन और अन्य गतिविधियां जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। दोस्तों, चूंकि सरकार की कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी भी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं, अपनी मांगें जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं, हमें उसकी नीतियां अच्छी नहीं लगती, तो हम विरोध करते हैं। वर्तमान कानून को बदलने के लिए, अपनी सरकारों को राजी करने के लिए प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। और हम ये पूछने लगते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है? क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन न्याय संगत है या नहीं? और हम ये समझने का भी प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। और इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्क संगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा रखते हैं। अंत में निष्कर्ष ये है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए उचित और वांछनीय क्या है और क्या नहीं है। तो राजनीति का जो जन्म है दोस्तों, इसका उदय जो है इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, और इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। समाज में चलने वाली कई प्रकार की वार्ताएं शामिल हैं, जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना जो है वो शामिल होता है, और दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव होता है। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है, तब यह कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। और दोस्तों, जनता राजनीति में संलग्न है, इसका जो एक शब्द में प्रयोग होता है उसको राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। यानी जो जनता सरकार के कार्यों पर वाद विवाद करती है, अच्छा होने पर उसकी प्रशंसा करती है और किसी भी कानून के खराब होने पर उसका विरोध करती है, तो इससे इसको राजनीतिक सक्रियता, नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता और सक्रियता कहते हैं। और यदि जनता सरकार के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, उसके कार्यों का न तो विरोध करती है न समर्थन करती है, तो वो एक प्रकार से राजनीतिक उदासीनता होती है। राजनीतिक सक्रियता नागरिकों की बहुत जरूरी है किसी बेहतर समाज के लिए। दूसरा टॉपिक ये है दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं।
तो देखिए, यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें ये भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित करके उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि अमेरिका और भारतीय संविधानों में किया गया है। अमेरिका और भारत जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो है इनके संविधानों का निर्माण किया गया है। चूंकि जो संवैधानिक दस्तावेज होते हैं जिनको संविधान या नियमों का संग्रह कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई है। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ है जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है। और आपको जानकारी होगा कि बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में यूनान में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था और राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है इसके बारे में चर्चा किया था। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो एक विचारक है, उसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता। और अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जोरदार तरीके से ये तर्क रखा कि अनुसूचित जातियां, जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उनको अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। और इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता के भावों को प्रतिष्ठित किया और भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। तो ये तो चर्चा रही संविधान की और संवैधानिक दस्तावेज की। दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थियरी उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। राजनीतिक सिद्धांतों में हम किसका अध्ययन करते हैं? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, इन सब अवधारणाओं की हम चर्चा या अध्ययन करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। लेकिन ये जो अवधारणाएं हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इनका जो है ये सारी अवधारणाएं कानून का राज यानी विधि का शासन, अधिकारों का बंटवारा और देखा जाए तो न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करते हैं। और यह इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। रूसो, मार्क्स या गांधी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया है। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं और विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार जो होते हैं हमारे ताज़ा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन करते हैं और भावी रुझानों और संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपसे बॉक्स में कुछ विशेष चीज़ें दी गई हैं कि क्या आप पहचान कर सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन या स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत या मूल्य प्रयोग में लाया है। देखिए, मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है, तो ये छुआछूत और जो है भेदभाव के उन्मूलन का अधिकार है। सभी की समानता की बात करता है। कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं, ये विधि के समक्ष स्वतंत्रता समानता की बात करता है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशालाएं और विद्यालय स्थापित कर सकते हैं, ये अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों की बात करता है। भारत की यात्रा पर आए हुए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, तो ये भारतीय नागरिकों के कुछ विशिष्ट मूल अधिकार हैं, उनकी बात कर रहा है। मीडिया या फिल्मों पर कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, तो ये दोस्तों ये देखिए स्वतंत्रता की बात कर रहा है। और विद्यालय के वार्षिकोत्सव की योजना बनाते समय छात्र छात्राओं से सलाह ली जानी चाहिए।
तो ये सहमति के अधिकार की बात कर रहा है। और गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए, तो ये जो है दोस्तों, ये समानता के आधार पर जो है भागीदारी की बात किया जा रहा है। तो प्रश्न ये उठता है, जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, जो तथ्य हैं, क्या ये सब हमारे लिए प्रासंगिक हैं? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? और बात ये है कि भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन ये आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। संभव है कि कुछ लोग समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हो, वहीं कुछ लोग दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित हों। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हैं, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं और उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है, क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह से न तो स्वतंत्र हैं और न ही समान हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह से खेल खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं उसके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार जब कोई नई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की पुनर्व्याख्या की जा रही है। इसकी एक बानगी ये है कि आजीविका यानी लाइवलीहुड का जो अधिकार है उसको जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उसकी पुनर्व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून के द्वारा दी गई है और समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है। इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती हैं, यानी जब जैसी परिस्थिति होती है तो उस हिसाब से समाज की मांगें बढ़ती हैं और फिर उसी हिसाब से नई व्याख्या पैदा होती है। समय समय पर समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में भी संशोधन हुआ है, इसका विस्तार भी हुआ है और न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। तीसरी बात यह कि जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए नए आयाम की खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर के आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है। लेकिन इसका जो नकारात्मक पहलू ये है कि इसने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम रखने की क्षमता दी है। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ ये है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दें उसकी सुरक्षा हो। इसलिए इंटरनेट, अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को नेटिजन कहा जाता है, याद रखिएगा। इंटरनेट पर सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे भी वैयक्तिक सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूरी मानते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत ईमेल में ताक झांक कर सकती है? कितना नियमन न्यायोचित और जरूरी है और किसको नियमन करना चाहिए, सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियामकों को, इसको जानना जरूरी है। और राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए ये बेहद प्रासंगिक है। तो राजनीतिक सिद्धांत का विकास निरंतर होता रहता है और इसमें निरंतर बदलाव भी होता रहता है। शुरू में हमने सुकरात के बारे में जो पृष्ठ संख्या 7 पर जानने की बात कही थी, 8 पर, उसमें आइए देखते हैं पृष्ठ संख्या 8 पर। प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील यानी बुद्धिमान प्राणी कहा जाता था। वो समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था।
इसके लिए ही उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। दोस्तों, सुकरात के शिष्य प्लेटो ने उसके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। यह पुस्तक सुकरात और सेफलस के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है और इस संवाद के दौरान सेफलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगत यानी विसंगतियों को उजागर करने के लिए वो तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है और उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे जीते थे चलने वाले नहीं यानी प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। आइए जानते हैं राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारा जा सकता है, उतारना सही है या नहीं। दोस्तों, इस पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है, यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। और राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा ये बताया गया है कि आज़ादी या समानता क्या है, इसकी विविध परिभाषाएं क्या हैं। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और इनमें तालमेल रखने की जरूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? तो चलिए हम इसकी जांच के लिए समानता से संबंधित सामान्य अनुभव की बात करें। देखिए, आपने ये गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय और देखिए दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वालों को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है तो हमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हम ठगा सा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों या सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं तो हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है। लेकिन हम प्रतिदिन ये देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपये नहीं हैं। इनमें से कुछ दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते या ईंट बांटते हैं और अगर हम संवेदनशील हैं तो हम महसूस करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी न हो। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित न हो, उनका दमन न हो और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों का शिकार न हो। अगर जो हम एक छोटे से मुद्दे पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है और इसी तरह कई सारी लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा दिया जाता है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी होती है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन ये अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर भी हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सकें। तो क्या आपने क्या देखा? आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार जो हैं बहुत जटिल हैं। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं तो हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं हमें कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं। लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाने या संसाधन जैसे रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। और इसका अर्थ ये हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेवार बनाने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या हुआ कि समानता की कई परिभाषाओं
हो गई और इन परिभाषाओं के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हमने इसके लिए उस अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए है, फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए भी किया है। तो हमने अर्थ की कई परतें खोली। हम पूर्ण अर्थ से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहे। दोस्तों, राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार ये देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा जा सकता और बरता जाता है। वे विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर वे मुखातिब होते हैं। और आप भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में भी मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, जैसा समानता के मामले में है वैसा ही अन्य अवधारणाओं के मामले में भी है। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, कुछ ऐसी अवधारणाओं पर ही हम आगे विचार करेंगे। आइए अब हम सुकरात की बात पर आते हैं कि सुकरात ने कैसे प्रश्नों पर गहन विचार विमर्श करके उनका तर्क वितर्क किया था। देखिए, सेफलस, तुमने अच्छा कहा, मैंने जवाब दिया, लेकिन जहां तक न्याय की बात है यह क्या है? सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना, बस इससे अधिक कुछ नहीं। और क्या इसके अपवाद नहीं होते? जरा सोचिए, एक मित्र शांतचित्त भाव से अपने हथियार मेरे पास जमा कर देता है और उन हथियारों को वह ऐसी स्थिति में वापस मांगता है जब उसका दिमाग शांत नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या मुझे उसके हथियार वापस कर देने चाहिए? आप बिल्कुल सही हैं, उसने कहा, लेकिन तब सत्य बोलना और ऋण को चुकाना न्याय की परिभाषा नहीं है। मैंने कहा, हमने सीधे सीधे कहा कि अपने मित्रों के साथ भला करना और शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हों तब उनके साथ अच्छा करना और जब शत्रु बुरे हों तो उनके साथ बुरा करना न्याय है। क्या? हाँ, मुझे यह ठीक लगता है। लेकिन क्या किसी को चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? ये भी मुद्दा उठता है। निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु हैं उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तो उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? पहले से बुरी होती है। कहने का मतलब ये है कि जब उनकी स्थिति बुरी है तो उसमें घोटकत्व यानी घोड़े के गुण कम हो जाते हैं और कुत्ते के गुण नहीं। हाँ, घोटकत्व तो कम होता है। और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तो उसमें स्वानत्व यानी कुत्ते के गुण कम होते हैं, घोटकत्व नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। और जब कोई मनुष्य घायल होगा तो उसमें मनुष्यत्व कम होगा, निसंदेह। और वह मनुष्यत्व न्याय है, निश्चित रूप से। तो जब मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिणाम तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या घुड़सवार अपनी कला से एक बुरा घुड़सवार बनाता है? असंभव। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? या सामान्य शब्दों में, क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है, निश्चित रूप से। तो इस वार्ता से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ये देखिए, एक प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया जा रहा है और उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि किस तरह से एक प्रश्न के द्वारा ही दूसरा प्रश्न जो है उससे निकलता है और फिर उससे उत्तर खोजने का प्रयास किया जा सकता है। देखिए, जब हम किसी प्रश्न पर तर्क करते हैं, कुतर्क नहीं तर्क, तब उसके लिए एक निश्चित निष्कर्ष निकलता है जो है बहुत ही अच्छा होता है। तब मित्र या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं वरन उससे ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है।
तो मेरा सोचना है कि सुकरात तुम जो कह रहे हो वो काफी सत्य है, और जो किसी रोग से बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल होता है वही उसे पैदा करने में भी सर्वाधिक सक्षम होता है। ये सच बात है। और जो शत्रु से जीत सकता है वही किले का सबसे अच्छा रक्षक होता है, निश्चित ही। तब जो किसी चीज का अच्छा रखवाला होता है वही अच्छा चोर भी होता है। हाँ, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है। तब अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है तो वह गबन करने में भी अच्छा होता है। इस तर्क में तो यही निहित है। तो देखिए कैसे जब हम किसी भी मुद्दे पर तर्क करते हैं तो किस तरह से हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। आइए इस वार्ता को या जो डायलॉग्स हैं उनको रोकते हुए हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए। दोस्तों, हमारे अपने राजनीतिक आदर्श होते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी जरूरत है? यह राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है? बेहतर तो ये होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं या पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं, नए अधिकारों की मांग करते हैं। और हमें आज़ादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा? तो पहली बात यह है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। छात्र के रूप में हम भविष्य में उपरोक्त पेशे में से किसी में जाएंगे और इसलिए परोक्ष रूप से अभी हमारे लिए प्रासंगिक है। क्या हम गणित नहीं पढ़ते जबकि हम में से सभी गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनेंगे? क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी अंक गणित जीवन में सामान्यतः उपयोगी होता है? दूसरी बात ये कि हम सभी को मत देने और अन्य मसलों में फैसले करने अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं, और दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए जरूरी है जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। तो सूचना परक समाज में यदि हमें ग्राम सभा में सहभागी होना है, वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है, तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयताएं प्रकट करें तो हम ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन यदि हम विचार करके परिपक्वतापूर्ण अपना जो ध्यान दें तो हम साझा हितों के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का रसास्वादन करते हैं, नए अनुरोध करते हैं। और क्या आपने गौर किया है कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कदरदान होने का पता रहता है? इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वाले को जनाभिमुख बना देते हैं। तीसरी बात यह है कि आज़ादी जो है, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं हैं। परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसाय केंद्रों में तरह तरह के भेदभाव का हम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, चाहे वे अलग जाति के हों, अलग धर्म के, अलग लिंग या वर्ग के। यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा निवारण करना चाहते हैं, और यदि उसमें विलंब होता है तो हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो हम सम्मान के लिए संघर्ष करते हैं और अपने नौकर और नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी हम ये महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य हैं जो उनके साथ हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि वह हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखें तो हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार होते जाते हैं। और अंत में दोस्तों देखिए, अंत में जो है वो छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लेते हैं। हमारी अपनी राय होती है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित, पर हम ये नहीं जानते कि वे तर्कसंगत हैं या नहीं। जब हम दूसरे से बहस करते हैं तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की ज़रूरत महसूस करते हैं और इसके लिए तर्क और युक्तियाँ तलाशते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हित में अच्छे तरीके से तर्क वितर्क कर सकें। दोस्तों, तर्कसंगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसा कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण
शामिल होते हैं या साबित होते हैं। तो ये जो हमने ये जान लिया कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए। दोस्तों, यदि हम सुकरात के वाद विवाद को आगे बढ़ाएं तो वहां पर देखिए, उससे आगे जब वो बढ़ता है तो ये चर्चा उठती है, तब सभी न्यायपूर्ण व्यक्तियों के चोर बन जाने के बाद तुम यह तर्क दोगे कि जो अच्छे हैं वे हमारे मित्र हैं और जो बुरे हैं वे हमारे शत्रु हैं। तो उत्तर होगा हाँ। पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना, अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हों तो उनके साथ अच्छा करना, और जब शत्रु बुरे हों तो उनके साथ बुरा करना न्याय है। हाँ, मुझे ठीक लगता है, लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु हैं उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तो उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? तो पहले से बुरी होती है। कहने का मतलब ये है कि जब उनकी स्थिति बुरी होती है तो उनमें घोटकत्व कम होता है, स्वानत्व नहीं। हाँ, घोटकत्व कम होता है। और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तब उसमें स्वानत्व कम होता है। तो इस तरह से जब मनुष्य घायल होगा तो मनुष्यत्व कम होगा। तो ये जो विचार विमर्श चल रहा है, तो यहाँ पर एक चर्चा उठती है, क्या सामान्य शब्दों में सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। बात आगे बढ़ती है तो न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा होता है, निश्चित रूप से। तब मित्र या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं, वरन ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का काम होता है। जवाब है, मेरा सोचना है कि सुकरात जो तुम कह रहे हो वो काफी सत्य है। तब अगर कोई आदमी कहता है कि न्याय ऋण चुकाने में है, और अच्छे वे ऋण हैं जो मित्रों को चुकाने हैं और बुरे वे शत्रुओं को चुकाने हैं, यह कहना समझदारी नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है? जैसा कि स्पष्ट रूप से दिखाया जा चुका है, किसी को चोट पहुंचाना और किसी भी स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। पॉलीमार्कस ने कहा, मैं तुमसे सहमत हूं। तो पॉलीमार्कस दोस्तों यहाँ पर कहता है कि मैं तुमसे सहमत हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई भी सिद्धांत या विचार बिना तर्क या निश्चित परीक्षण के हम उसको सही नहीं मान सकते, और राजनीतिक सिद्धांत यही करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान जो है राजनीतिक सिद्धांत, इसका अध्याय 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसमें आपने जाना कि राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसको क्यों पढ़ना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे उतारा जा सकता है। इन सब प्रश्नों को हमने इस चर्चा में शामिल किया है। मुझे आशा है कि ये अध्याय आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और आप इसके लिए वीडियो को देखने से पहले, वीडियो को सुनने से पहले आप एक बार बुक का भी अध्ययन कर लें, तो वो आपके लिए और भी अच्छा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।